जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। ये आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है क्लास 1 to 5 के लिए। आज से हम आपको एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे, यानी आपका सुबह 7 बजे इसका प्रैक्टिस सेट होगा, तो आप लोग 7 बजे रेडी हो जाइएगा सुबह में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो यह थी आपका तांबा, यानी मानव के उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? तो ये था आपका तांबा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या थे? यह था आपका पशुपालन, यानी आपका आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आर्यों गाय को पवित्र मानते थे। आर्यों ने गाय को पवित्र मानते थे, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन है कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? यह क्या था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर, यानी चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? ये थे प्राकृत। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि लीलावती ग्रंथ की रचना किसने की थी? यह क्या था आपका? भास्कर द्वितीय ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। लीलावती जो है इसमें आपका यानी गणित और खगोल शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है। लीलावती क्या है? तो गणित और खगोल शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? यह अपनाया था बलबन ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यह प्रैक्टिस सेट आपका बीपीएससी के पूर्णतः पैटर्न पर आधारित है। आपका एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न रहेंगे, यानी इसी लेवल का आपका क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को बनाइए, यानी आपका पूरा एडुटेरिया का इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट है, पूरे प्रैक्टिस सेट को करवाएंगे। तो उसको बनाइए, आपका इसी लेवल का लगभग आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन आपका है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? यह था आपका तांबे का। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आपका है कि फरीद खां को शेर खां का खिताब किसने दिया था? ये दिया था आपका वहार खां लोहानी ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वहार खां लोहानी ने दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? यह क्या था आपका? मुसलीपट्टनम में। कहाँ क्या था? मुसलीपट्टनम में क्या था? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य को हड़प लिया था? ये था आपका वाजिद अली। वाजिद अली आपका अवध के अंतिम शासक थे, यानी अंतिम नवाब थे। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? ये आपका है यानी मुनरो एंड रीड। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जनक कौन है? ये आपका है मुनरो एवं रीड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि 10 मई 1857 को विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? ये होता आपका मेरठ छावनी से। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन आपका है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये था आपका यानी सत्येंद्र नाथ ठाकुर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? यह था आपका 1917 में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि गांधी जी का अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। यानी गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है कि चौरा चोरी कांड कब हुआ था? ये होता है आपका 4 फरवरी 1922 को। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चौरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था आपका लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.यू. होम ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी थे, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन आपका है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये था आपका यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दोनों मिलकर इसका स्थापना किया था। कौन किया था? आनंद मोहन बोस। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिल करके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। कब किया था? याद रखिए, यह किया था आपका 1876 में। कब किया था? 1876 में किया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये दिया था आपका कृष्ण कुमार मित्र ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये होता आपका 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। आपके लिए क्वेश्चन है, ये कमेंट बॉक्स में बताना आपको कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन आपका 22 है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ये क्या था आपका? वी.डी. सावरकर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मित्र मेला संघ की शुरुआत कौन किया था? वी.डी. सावरकर ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ये दिया था आपका असहयोग आंदोलन के समय। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय दिया था, इसे आप याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये होता आपका 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका जे.बी. कृपलानी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जे.बी. कृपलानी। यानी 1947 में आपका यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है कि 1946 में भारत आर्य कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था आपका? सर पेंथिक लॉरेंस ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इसे याद रखिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ने भारत पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ने भारत पहुंचा था। कैबिनेट मिशन में आपका 3 सदस्य थे। एक थे आपका सर पेंथिक लॉरेंस जो इसका अध्यक्ष थे, और 2 सदस्य थे आपका यानी ए.वी. अलेक्जेंडर और सर क्रिप्स। कौन थे? सर क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर और सर पेंथिक लॉरेंस थे, यानी 3 इसके सदस्य थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? उसे रखा गया था आपका आगा खां पैलेस में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कहाँ रखा था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खां पैलेस में से रखा गया। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये चुने थे आपका विनोबा भावे को। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। और आपका दूसरे यानी द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो ये था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे?
तीसरे सत्याग्रही कौन थे? यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? ये किया था आपका 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के अध्यक्षता में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? ये क्या था आपका रैमजे मैकडोनाल्ड ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ये क्या था आपका मोतीलाल नेहरू ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 31 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये चुना गया था आपका महात्मा गांधी को। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ये था आपका लॉर्ड रीडिंग। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। इसका कार्यकाल था आपका 1921 से लेकर 1926 तक था। 1921 से लेकर 1926 तक था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन आपका है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आपका इंदौर में। आपका ऑप्शन नंबर सी रहेंगे। देखिए प्रवासी दिवस पर आपका मुख्य अतिथि कौन थे? ये था आपका गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। याद रखिएगा, गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसे आप याद रखिएगा। देखिए आपका प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं? तो प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यानी प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अभी वर्तमान में आपका प्रत्येक 2 वर्ष पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन का है कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ किया है? ये किया आपका, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन आपका है कि द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका है मिशेल ओबामा, यानी बराक ओबामा के वाइफ मिशेल ओबामा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन है कि शरद कमल अचंद को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? यह है आपका टेबल टेनिस खिलाड़ी है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवंबर 2022 में डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन है किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान की द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास 10 लीग 2023 का आयोजन किया गया? तो 38 की जगह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उत्तराखंड में किया गया। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? ये क्या आपका यानी मध्य प्रदेश में। आपका ऑप्शन नंबर डी होंगे। कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया है? ये क्या आपका शिव शंकरी को। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसको किया है? शिव शंकरी को किया है। इसके पुस्तक सूर्यवंशम के लिए से यह पुरस्कार मिला है। सूर्यवंशम के लिए से सरस्वती सम्मान मिला है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? ये क्या आपका ऑपरेशन दोस्त। आपको हम करेंट अफेयर का क्लास करवा चुके हैं। लगभग आपका 20 से 22 करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं।
तो यदि आप यह करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नहीं बनाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे बना लीजिए। ये सभी क्वेश्चन हम करवाए हैं, जितने भी अभी करेंट अफेयर क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन को हम कवर करवा चुके हैं। यदि आप ये सभी वीडियो देख लेते हैं तो आपका ये सभी करेंट अफेयर को आराम से बन जाएंगे। तो उसे आप एक बार देख लीजिए, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है। ये आपका है विक्रम एस। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन है कि आइसोहेलाइन किन को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। ये आपका सामान्य लवणता। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका है कि शत्रु ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ये होता है आपका मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। तो फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किससे है, तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन आपका है कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाए जाने वाला कृषि फसल उत्सव है। तो ये आपका केरल का है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका है कि पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। ये आपका 4 राज्य सीमा लगाते हैं आपका भूटान से। भारत के 4 राज्य भूटान से सीमा लगाते हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका है असम, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। याद रखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये 4 राज्य है जो आपका भूटान से सीमा लगाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। देखिए आपका जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आपका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन आपका नाइट्रिक ऑक्साइड ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि इनमें से किस शहर को जापान का पीडन्सबर्ग कहा जाता है। जापान का पीडन्सबर्ग कहा जाता है, तो यावाटा को। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यावाटा को जापान का पीडन्सबर्ग कहा जाता है। और आपका नागोया को जापान का डेट्रॉइट कहते हैं। नागोया को जापान का डेट्रॉइट कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन है कि 100 कोशी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है कि आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए। यानी ए, बी और सी तीनों सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। ये करता है आपका पुटपाद द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पुटपाद द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन आपका 53 है। इसमें आपका सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए आपका एक साइड दिया जीव और दूसरी साइड दिया का उसके श्वसन अंग दिया है। देखिए तो मछली दिल से सांस लेते हैं, यानी आपका ए का 3 हो जाएंगे। फिर आपका तिल चट्टा यानी ट्राइकिया, यानी तिल चट्टा हो जाएगा 1 हो जाएंगे। फिर आपका मेढक, तो मेढक त्वचा से सांस लेते हैं, आपका हो जाएगा सी का 4 हो जाएंगे। बचेगा आपका लिजर्ड, ये हो जाएगा फेफड़ा। अब देख लीजिए आपका कौन सा आंसर होगा। देख लीजिए आपका कौन सा आंसर होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ये होता है आपका विसरण द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्यों होता है, तो एक कोशिकीय शैवालों में परिवहन तंत्र का अभाव होता है।
परिवहन तंत्र का अभाव होता है, इसलिए विसरण द्वारा जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। इनमें से देखना आपका कि कौन सा कथन गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। पश्च मस्तिष्क ने यानी आपका अग्र मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा हुआ रहता है। कौन? अग्र मस्तिष्क। यह आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन आपका है इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ये आपका है सेरिब्रम है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा आपका कि स्मरण शक्ति, प्रेम, घृणा, भय का सभी का नियंत्रण आपका सेरिब्रम द्वारा होता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन आपका 57 है कि अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है तो विखंडन है, मुकुलन है और बीजाणुजन है। बीजाणुजन है आपका यानी ABC तीनों सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन है कि परागकोश में पाए जाते हैं तो परागकण पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। परागकोश में आपका परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन आपका है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ये होता है आपका वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मानव की जो आँख है वो आपका उत्तल लेंस की तरह बिहेव करते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। मानव का आँख आपका उत्तल लेंस की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन आपका है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन। यानी देखिए किसी भी कंडक्टर में आपका यदि इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो किसके कारण से हो रहे हैं? तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि इसमें नहीं रहेगा तो इससे आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होंगे। याद रखिएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। एक तरह से देखिए आवेश के प्रभाव को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रभाव को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए ये मान लिया आपका क्या वायर है, ठीक। ये आपका एक सेकेंड, ये आपका क्या है? वायर है, ठीक। ये आपका वायर है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक। अब देखिए इसमें करंट जा रहा है आपका यानी विद्युत धारा जा रहा है ए से बी की ओर। किधर जा रहा है? ए से बी की ओर जा रहा है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन किधर की ओर फ्लो कर रहा है। याद रखिएगा विद्युत धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। यानी विद्युत धारा यदि इधर जा रहा है ए से बी की ओर तो आपका इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता होगा बी से ए की ओर। यदि ए से बी की ओर जा रहा है विद्युत धारा तो इसमें आपका यानी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव किधर से होगा? तो बी से ए की ओर होगा। इतना याद रखिए आपका कि विद्युत धारा के विपरीत दिशा में आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन है कि सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों के संयोजन से। यानी अनेक सौर सेलों को संयोजन करके आपका सौर पैनल बनाए जाते हैं। देखिए सौर सेल किससे बनते हैं? तो सौर सेल आपका सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। सौर सेल में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन आपका क्या है? ये आपका सेमीकंडक्टर है यानी अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? ये आपका सेमीकंडक्टर है यानी अर्धचालक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो मापन हम क्या करते हैं? तुलना करने की। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं। यानी आपका हो गया दूरी यानी एस ये कह रहा है समय के क्या समानुपाती है। दो कह रहा है इससे हमें क्या पता चलेगा? तो वस्तु ऑप्शन ए है वस्तु का वेग 0 है। ऑप्शन बी है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। अब देखिए इसको हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे आपका आ जाएगा के इंटू टी आ जाएंगे। अब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आपको पता होगा भी क्या होता है? ये होता है आपका डी एस बाई डी टी होते हैं। क्या होते हैं? वेलोसिटी क्या होते हैं? डी एस बाई डी टी होते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा यानी इसको आप क्या कीजिए डी एस बाई डी टी कीजिएगा यानी आप भी निकालिएगा आपको क्या आएगा
के आएगा, क्योंकि टी का तो 1 होगा डिफरेंशिएशन, यानी आपका कांस्टेंट आ गया। इतना समझिए, यानी इसका चाल क्या होगा, तो एक समान रहेंगे। चाल यानी हमेशा एक समान रहेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 64 है। क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व का गुण है। जड़त्व का गुण होता है प्रत्येक वस्तु में, जड़त्व का गुण आपका प्रत्येक वस्तु में होता है। देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ध्यान रखिए, न्यूटन की गति के फर्स्ट नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंड की क्या होते हैं, तो सभी पिंड के त्वरण समान होगा। क्या होंगे, सभी पिंड की त्वरण समान होंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब देखिए किसी वस्तु को हम जब निर्वात में गिराते हैं तो निर्वात में जब गिराएंगे तो आपका सभी वस्तु एक साथ ही गिरेंगे, एक साथ ही गिरेंगे, यानी एक समय ही वो नीचे गिरेंगे, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका है 66 है। क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन आपका है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। कोई भी ठोस आपका सीधे गैस में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आपका ऊर्ध्वपातन किस में होता है, तो कपूर में आपका ऊर्ध्वपातन होते हैं। कपूर हो गया, नैप्थलीन हो गया, तो कपूर, नैप्थलीन और आयोडीन इस सब में क्या होता है आपका, तो इसमें आपका ऊर्ध्वपातन के प्रक्रिया होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 67 है। क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है, इनमें कौन सा तत्व है, तो आपका जगह आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या आपका तत्व है, बाकी ये सब क्या है, तो मिश्र धातु है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन है कि कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होते हैं, तो कैथोड किरणें में आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, ये किया था आपका जे थॉम्सन ने। जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन आपका 69 है। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितने हैं। अब देखिए मूलभूत कण किसे कहते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के योग को हम मूलभूत कण कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन तीनों के योग को हम क्या कहते हैं, मूलभूत कण कहते हैं। अब देखिए आपका ये जो है C6 और 14, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर होते हैं। आपको पता होगा एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होते हैं, यानी आपका प्रोटॉन की संख्या कितना आया, 6 आ गया। ये क्या आपका मास नंबर है। आपको मास नंबर भी पता होगा क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है क्या, आपका मास नंबर होते हैं। ये होगा आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया आपका 14। अब प्रोटॉन आपको पता है कितना है, 6 है। यहाँ 6 रखिए बराबर n कीजिए प्लस n बराबर 14 कीजिए। यहाँ से आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा कितना, 8 से 14, 8 आ गया। यानी आपका प्रोटॉन पता है कितना, 6 है, न्यूट्रॉन हम निकाल लिए कितना आया, 8 आया। ठीक, तो 6 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 8 आया। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आपको पता ही होगा, यदि इस एटम परमाणु पर आपका यदि कोई भी चार्ज नहीं है उसमें आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, तो प्रोटॉन 6 है, तो आपका इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6 होगा। अब क्या कीजिए, आप सभी को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आया 6, प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन कितना आया, तो 8 आया। 6 6 12, 12 8 आपका आ गया 20, यानी टोटल क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया आपका सोडियम क्लोराइड, यानी सबसे अधिक आपका समुद्र में कौन से नमक होते हैं, तो आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से संविधान के किस
नीति नेतृत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये जगह आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, गोवध पर निषेध। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए आपका राज्य के नीति नेतृत्व आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे आपका भाग 4 में शामिल किया गया है। किसमें? भाग 4 में शामिल है और आपका अनुच्छेद 36 से 51 के बीच ये शामिल है। 36 से 51 में इसका उल्लेख आपका नीति नेतृत्व का उल्लेख है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 73 है। क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। याद रखिएगा, यानी जब आपका राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रीय आपात लगता है, यानी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है तो उसे 1 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन करना अनिवार्य है, आवश्यक है। और आपका वही आपका होता है राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगते हैं, तो राष्ट्रपति शासन के लगने के 2 माह के भीतर संसद द्वारा इसे अनुमोदन करना आवश्यक हो जाते हैं। तो देखिए याद कैसे रखेंगे, एक से याद रखिए आप कि राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352, ठीक, अनुच्छेद 352 इसके लिए यानी अनुमोदन 1 माह के भीतर होना चाहिए। और जबकि आपका अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपात, इस दोनों केस में यानी ये लागू होने के 2 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन होना अनिवार्य है, यानी आवश्यक है। इसे आप ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन 1 है कि भारत के प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री है उसे चाहे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। यदि प्रधानमंत्री बनने समय नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे बनना पड़ेगा, यानी ये तो आपका इसका सदस्य हो सकता है, होगा ही। तो 1 तो होगा। 2 है कि भारत के वित्त मंत्री। अब देखिए कोई भी मंत्री है तो वो उसे भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना ही पड़ेगा। किसी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा तब वो वित्त मंत्री बनेंगे, यानी 2 वित्त, यानी ये आपका संसद का सदस्य है। अब है भारत के राष्ट्रपति, ये आपका यानी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, यानी देखिए ये आपका नहीं लोकसभा का सदस्य होते हैं, नहीं आपका राज्यसभा का सदस्य होते हैं, लेकिन संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति आपका किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद के सदस्य होते हैं। देखिए सदस्य नहीं, संसद का अभिन्न अंग होता है, सदस्य नहीं, क्या होते हैं? अंग होते हैं। देखिए संसद जो आपका बनता है, ध्यान दीजिए, संसद जो बनते हैं, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बोलते हैं हम संसद। क्या बोलते हैं? संसद। तो संसद में आपका 3 अंग शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इस तीनों मिलाकर हम बोलते हैं संसद। इसका आंसर क्या होगा? 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? ये क्या आपका अनुच्छेद 350 का ए में है, यानी 350 के ए में इसका उल्लेख है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, ये आपका लोक लेखा समिति है। कौन सा समिति करते हैं? लोक लेखा समिति करते हैं। देखिए लोक लेखा समिति के जुड़वा बहन करते हैं हम किसको? तो प्राक्कलन समिति को कहते हैं। याद रखिए प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति के जुड़वा बहन करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई? ये क्या आपका 15वें संविधान संशोधन के द्वारा, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे ये किया गया है। ये कब हुआ था? तो 1963 में हुआ है। कब हुआ है? 1963 में हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श
आदर्श आचरण संहिता है। यानी आदर्श आचरण संहिता क्या है? तो ये आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विनिर्देशित नियम है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो देखिए टेलीफोन आपका संघ सूची का विषय है, रक्षा भी आपका संघ सूची का विषय है, और डाक भी आपका संघ सूची का विषय है, लेकिन लोक स्वास्थ्य ये आपका राज्य सूची का विषय है। इसका है राज्य सूची का विषय है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब देखिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा आपका यानी विभाजन किस में है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में आपको शक्ति का विभाजन किया गया है। इसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाया गया है। संघ सूची पर संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों का कानून एक साथ टकराएगा उस समय केंद्र सरकार के कानून का मान्य होगा। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास क्या होते हैं? देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास को हम कहते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना, तो 1951 से 56 चला था, बिल्कुल सही है। बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, ये भी सही है। सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी 61 से 66, ये भी सही है। यानी डी है चौथी पंचवर्षीय योजना, ये आपका 66 से 71 नहीं चला था, ये चला था, आप याद रखिएगा, ये आपका चला था यानी 1969 से 74 के बीच में। अब कहिएगा सर कि 66 से आपका 69 के बीच में क्या था? ये था आपका योजना अवकाश। क्या था? योजना अवकाश था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। क्वेश्चन आपका है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का कितना होने का अनुमान है? ये आपका 2.98%। क्या है? 2.98% है। इस डाटा को आप सीधे याद कर जाइए। ये आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका बीपीएससी एग्जाम में यानी आपका राजकोषीय घाटा से क्वेश्चन जरूर आता है। आपका कभी डाटा पूछ देंगे, नहीं तो परसेंटेज पूछेगा। इसे आप रट लीजिए, यानी आप इसको याद ही कर लीजिए। यानी बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है? ये आपका 2.98%। 2.98% पॉइंट के साथ आप याद रखेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में ऐसा देगा, आपका दे देगा 2.97%, दे देगा 2.47% या 6%, तो इस तरह से आपको घुमा कर दे देगा। तो आपको डाटा पूरा याद रखिए, 2.98%। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन का है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही? स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर कितनी रही? ये रही आपका 10.98%। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद कर जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ये आपका बांग्लादेश के साथ। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अधिक सीमा साझा करते हैं। कितना होते हैं? ये आपका होता है 4096 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं भारत बांग्लादेश के साथ। आपका सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम लगाते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। यानी भारत सबसे कम सीमा लगाते हैं किसके साथ? तो अफ़गानिस्तान के साथ। कितना लगाते हैं? तो 106 किलोमीटर लगाते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है
कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। क्वेश्चन है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो ये आपका 4 भागों में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कितने भागों में? 4 भागों में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो ये आपका नेपाल में स्थित है, आपको पता ही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। माउंट एवरेस्ट आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है? ये आप याद रखिएगा 8848 मीटर, 8848 मीटर। तो ऐसे याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे? 8848 मीटर। तो इतनी मीटर ऊंचाई है किसका? तो माउंट एवरेस्ट का, इसे आप याद कर लीजिएगा। और देखिए माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाने जाते हैं। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाने जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि नेपाल के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। आपके लिए प्रश्न है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप बताइएगा कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरी और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। ये आपका है बिहार, यानी बिहार जनसंख्या में बिहार का तीसरा स्थान है और आपका क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन है कि समुद्री चक्रवाती तूफान ताइक्ते ताइक्ते किस महासागर में उत्पन्न हुआ था। ये होता आपका अरब सागर में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कहाँ हुआ था? अरब सागर में हुए थे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो मिश्रित खेती में आपका यानी खेती के साथ साथ पशुपालन भी किए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पशुपालन और शस्य उत्पादन के साथ साथ करना। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। ये क्या आपका भोपाल में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहाँ पर किया गया? भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन आपका 91 है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है ये आपका कोयला है। इन्हें आपका कोयला है, यानी तापीय ऊर्जा का भारत में सबसे अधिक स्रोत है। तापीय ऊर्जा का है यानी कोयला से, याद रखिएगा, कोयला से आपका यानी 54% नहीं 54 ने 51%, कोयले से आपका 51% ऊर्जा का उत्पादन होता है। भारत में कोयले से 51% ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन है कि तारे का रंग सूचक है, यह है उसके ताप का, यानी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारे का तापमान पर निर्भर करता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन है कि दिन रात जिस कारण से होते हैं वह है, यानी दिन रात क्यों होते हैं, किसके कारण से होते हैं। ये होता है आपका पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, यानी इसे कहते हैं भू परिभ्रमण। क्या कहते हैं? भू परिभ्रमण कहते हैं। इन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भू परिभ्रमण, इसी को हम कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन। क्या कहते हैं इसे? पृथ्वी का हम घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं भू परिभ्रमण को, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। ये आपका अफ्रीका में। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में आपका सबसे अधिक 54 देश है। कितने देश है? 54 देश है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर का है 95 है। क्वेश्चन आपका 95 है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो ये होता है आपका केरल में, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सर्वप्रथम कहाँ होता है। ये होता है आपका केरल में, जिसके कारण का भारत में सबसे अधिक बारिश होता है। जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन आपका है कि हरित क्रांति संबंधित है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
गेहूँ उत्पादन से। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, भारत में हरित क्रांति आपको 1966 से 1967 में स्टार्ट हुआ था। भारत में हरित क्रांति आपका 1966 से 67 में शुरुआत हुआ था और आपका भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है या जाना जाता है। यानी हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। यानी भारत का पहला भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है, ये आपका है कोच्चि हवाई अड्डा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कोच्चिन हवाई अड्डा। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका है नागपुर में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन आपका है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो ये था आपका GK GS का प्रश्न। अब यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट है। अब देखिए एडिटोरिया क्या किया है, यानी 100 क्वेश्चन आपका GK GS से दिया। देखिए 100 क्वेश्चन आपका GK GS से दिया है और आपका 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से दिया है। जबकि कहा गया है आपका कि 40 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग से रहेगा। कितना? 40 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इस सेट में आपका 20 ही क्वेश्चन दिया है मैथ और रीजनिंग से। कोई बात नहीं है, हो सकता है आपका कि मैथ और रीजनिंग का आपका वेटेज कम हो। कहा गया आपका 40 रहेंगे, तो हो सकता है 40 से भी आपका कम हो। यानी आप ऐसा समझ लीजिए 35-40 होगा ही, मतलब 30-35 भी रह सकता है। तो मान कम चलेंगे 40 ही रहेगा। तो किसी सेट में आपका 40 रहता है, किसी सेट में आपका 30 रहता है, किसी सेट में आपका 20 रहता है। तो सभी सेट को आप देखिए, कोई बात नहीं है। इसमें आपका 20 ही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी सेट आपका अच्छा है। लेकिन क्वेश्चन जो आपका है GK GS का, ये आपका पूर्णतः आपका BPSC के पैटर्न पर आधारित है। इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इसमें आप कमेंट करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट कि सर बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। भाई आपका समय कितना दिया है? इतना जानिए ना कि आपको तैयारी करने के लिए कितना समय दिया? 2 महीना। क्या 2 महीना तैयारी होता है? कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जिसका 2 महीना तैयारी हो जाता है? बताओ। तो इसीलिए आपका समय देखिए, समय आपको थोड़ा भी नहीं दिया है, समय आपको बहुत कम दिया। इसीलिए इसका जो एग्ज़ाम का लेवल रहेगा वो लो रहेंगे, लेवल ज़्यादा हाई होने वाला नहीं है। तो जो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो आपका मीडियम हो। इसको हम कह सकते हैं मीडियम क्वेश्चन था। आप इस प्रैक्टिस सेट को बनाइए, आपको पता चलेगा ही कि किस लेवल का क्वेश्चन है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस सेट को आप जरूर बनाइए। चलिए हम अब मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 101 को क्वेश्चन आपका है कि किसी परिमित संख्या का हर उसके अंश से 6 अधिक है। अब यहीं रुक जाइए, क्या कर रहा है? उसका हर अंश से 6 अधिक है। हम मान लेते हैं इसका अंश क्या है? x है। इसका हर क्या हो जाएगा? तो x + 6 हो जाएंगे। ये आपका क्या है? भिन्न है, क्योंकि भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। अंश हम मान लिए क्या? x। ये कर रहा था, उसका हर क्या? अंश से 6 अधिक है, इसका हर क्या गया? x + 6 हो गया। ठीक। पर यदि अंश में 18 वृद्धि किया जाए, अंश यहाँ पे क्या है? x है। x हम क्या करेंगे? 18 वृद्धि कर देंगे। ठीक। वृद्धि किया जाए और हर में 2 वृद्धि किया जाए, तो हर क्या था आपका? x + 6 था। इसमें हम क्या करेंगे? 2 वृद्धि कर देंगे। तो वृद्धि कर जाए तो संख्या 3/2 हो जाती है। देखिए कितना आसान है। अब बताइए यहाँ से आप क्या करना है? कैलकुलेशन करना है आपको। x मान आएगा तो वहाँ से आपको अंश आ जाएंगे और यहाँ से हर निकालेंगे। क्या करेंगे? उसमें 6 को ऐड कर देंगे, तो वहाँ से आपका भिन्न भी आ जाएगा, यानी परिमित संख्या भी आपको आ जाएंगे। क्या करेंगे? इसको आप कैलकुलेट कीजिए। यानी आपका क्या आएगा? यहाँ देखिए ध्यान से, आपका यहाँ क्या आएगा? तो x + 18 बटे x + 6 × 8 बराबर 3/2 आ जाएंगे। आप क्या कीजिए? कोना कोनी गुना कीजिए। इधर से आप कीजिएगा तो क्या आएगा आपका? 3x + 8 3 24 बराबर 2x + 18 दूनी 36 हो जाएंगे।
अब इस x को इधर लीजिए और इसको इधर लीजिए, तो इसको x के इधर लाएंगे तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, x हो जाएंगे, और इसको इधर ले जाएंगे, ये जगह आपका x बराबर 36 माइनस 24 आ जाएंगे। 36 माइनस 24 यानी x का मान कितना आ गया आपका, x का मान आपका आ गया कितना 12, x का मान कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब देखिए x का मान 12 आ गया यानी आपका अंश कितना आ गया, तो 12 आ गया। तो अंश बटे हर होता है, तो हर इससे कितना अधिक था, तो 6 अधिक था, तो 12 में हम 6 जोड़ देंगे तो ये आपका क्या आएगा, परमेय संख्या आ गया यानी 12 बटे, तो 12 6 18। अब देखिए इसको क्या कीजिए, इसको आप काटिए, तो 6 दूनी 12, 6 3 18 यानी सिंप्लीफाई कर दिए, आपका क्या आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन आपका है देखिए, इसमें अगर आपका क्या x का धनात्मक मान ज्ञात करें, यानी x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए इस तरह का प्रश्न यदि आपका एग्जाम में रहता है तो आप क्या कीजिए, इसको ऑप्शन से बनाइए। ऐसे भी बन जाएगा आपको, लेकिन ऑप्शन से आपको जल्दी बनेगा। ऑप्शन से आपका आंसर, इसका क्वेश्चन आपको जल्दी बनेंगे। चलिए हम ऑप्शन से देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है क्या है, x का धनात्मक मान क्या होंगे, ये आपका b तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप ये क्या नेगेटिव है। आपका पॉजिटिव मान कौन सा होगा, यानी आपका b तो ऐसे ही छट गया। अब चलिए ऑप्शन ए को हम यानी चेक करते हैं। क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, 2 रखिए। तो आप 2 रखिएगा, यहाँ क्या आपका x + 1 है यानी 2 1 3, 5 के पावर 3 हो जाएंगे माइनस, यहाँ क्या आपका 3 माइनस x है, तो आप क्या कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएंगे। इधर क्या आपका, इधर है 5 और है आपका 1 माइनस ये x मान 2 रखिए, तो आपके 5 6 25 5 700 और माइनस 5 यानी आपका आ जाएगा यहाँ 120। इधर आ जाएगा आपका कितना 1/5 आ जाएंगे। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ठीक, ए तो नहीं होगा। चलिए हम सी को चेक करते हैं, यानी 1 को। x जगह आपको क्या कीजिए 1 रखिए, तो आपका जगह क्या 5, 1 + 1 ही 2, 5 के पावर 2, यहाँ रखिए आप क्या 1 रखिए, तो माइनस 5 के पावर आपका क्या जगह 2 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा आपका 5 के पावर यानी 1 माइनस 1। ठीक, अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 बराबर, इधर देखिए 5 का पावर क्या आ गया आपका 0 आ गया, यानी आपका 25 में से 25 गया तो यहाँ 0 आ गया, जबकि आपका 5 का पावर 0 या क्या आएगा आपका 1 आ जाएंगे। यानी इधर आपका क्या 0 है, इधर आपका क्या 1 है, क्या बराबर है, नहीं है, यानी ये भी आपका सर्टिफाइड नहीं कर रहा है, यानी आपका ये भी आंसर नहीं होगा। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, अब बी तो पहले से ही नहीं होगा। अब देखिए डी बच गया, डी को चेक कीजिए, एक्स से जगह आपका 0 रखिए। ठीक, अब यहाँ रखिए 0, तो आपका क्या आ जाएगा 5 के पावर 1 आ जाएंगे, माइनस आपका आ जाएगा 5 के पावर 3 बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या 5 के पावर 1 आ जाएंगे। अब देखिए अब क्या ये आपका क्या कितना आ गया 5 माइनस 125, क्या ये दोनों बराबर आएगा, कभी कभी भी बराबर नहीं आएंगे। तो इसका यानी क्वेश्चन में ही कहीं मिस्टेक है या इसका आंसर में कहीं मिस्टेक है, यानी इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन भी करके भी देखें, आपका आता है क्या, आपको आ जाएगा लास्ट में देखिए करिएगा तो आपका आ जाएगा 5 के पावर 2x बराबर 26 आता है। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा ना तो आपको लास्ट में यही आएगा कि 5 के पावर 2x बराबर 26 आएंगे। अब बताइए यहाँ पर आप x का मान कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ आएगा लेकिन लॉग में आएगा आपको, ऐसे कोई भी आपका यानी डिजिट में आंसर इसका नहीं आएंगे, क्योंकि आपका 26 या किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, यहाँ 25 रहता है तो आपको आराम से बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक, इसका जो सोल्यूशन किया है वहाँ गलत किया है, सोल्यूशन जो किया है तो यहाँ पर गलत किया है, किसी तरह से आंसर मिला दिया है। अब देखिए एक चीज़ बताइए, क्वेश्चन का आंसर यदि रहता तो हम सभी ऑप्शन को चेक किए कि नहीं, बताओ, सभी ऑप्शन को हम चेक किए। देखिए x का वैल्यू का मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन को वो सर्टिफाई करते हैं, वही तो सोल्यूशन होता है। तब हम सब का मान तो रखे इस x में, लेकिन क्या कोई भी सर्टिफाई किया, कोई भी नहीं किया। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में कहीं फॉल्ट है या इसका आंसर में कहीं फॉल्ट है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन आपका है 103, इसमें अगर आपका क्या कि 9 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आसान है, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए 1 2 3 यानी 9 के 3 0 होगा, 9 पर 3 0 होगा, क्यों, लेकिन 3 अंक के बाद आपका क्या है 9 है। ठीक, अब कह रहे हैं 9 का आपका जातीय मान, तो 9 का जातीय मान 9 होगा, अब माइनस करना है तो कीजिए माइनस, आपका 1 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा क्या 8 9 9 1 आ जाएंगे, 8 9 9 1 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104 है। अब देखिए इसे क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है, बहुत आसान है। क्या कीजिएगा, 18 को फैक्टर तोड़िए तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18। अब देखिए ऐसे कर सकते हैं, क्यों, देखिए 6 3 9 और 6 3 9, एक सेकेंड, 6 3 9 और 6 3 18, बिल्कुल सही है, यानी इसका फैक्टर ये है। आप देखिए क्या कीजिए, इसमें यहाँ कॉमन कीजिए x, आपका जगह x माइनस 6, यहाँ -3 कॉमन कीजिए, आपका जगह x माइनस 6 आ जाएंगे। अब यहाँ से आपका कॉमन क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा x माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, इधर आपको बच जाएगा x माइनस 3, यानी आपका ये इसका फैक्टर क्या आएगा, इसका फैक्टर ये आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है। 105 में देखिए यहाँ भी मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं यानी पास हुआ है, और कह रहा है 66 छात्र अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए हैं। अब बताइए कि 94% विद्यार्थी पास हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कितना परसेंट फेल हो गया, यानी 6% विद्यार्थी क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखिए 6% फेल हो गया, ये कह रहा है क्या, 66 छात्र जो है वो फेल हो गया, इसका मतलब है जो 6% होगा वही क्या है आपका 66 के बराबर है। अब समझिए, देखिए ना 94% आपका विद्यार्थी क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ यानी पास हुआ, तो 94% पास हुआ, इसका मतलब क्या है कि 6% फेल हो गया। क्या करेंगे, 100 में से 94 को माइनस कर देंगे, यानी 6% क्या हुआ विद्यार्थी, तो वो फेल हो गया। अब कह रहा है क्या, 66 छात्र है जो क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया, इसका मतलब है वही तो 6% क्या है, 66 है। तो यहाँ से आपका 6% दिया 66, तो यहाँ से आप क्या कीजिए 1% निकालिए, तो 1% क्या आएगा, 11 6 के 66, यानी आपका 1% आ गया 11। आप क्या कीजिए, यहाँ से आपको 100% निकालिए, तो 100% जब निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, 11 गुने क्या कीजिए 100 कीजिएगा, तो आपका क्या जाएगा 1100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा। अब देखिए कहीं भी आपका ऑप्शन में 1100 नहीं है, कहीं भी आपका ऑप्शन में 1100 नहीं है, यानी इसका आंसर डी होगा, लेकिन यहाँ पर एक जीरो और होगा। क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका डी होगा, लेकिन आपका 110 नहीं होगा, कितना होगा 1100 होगा, यानी एक जीरो आपका और होगा। तो आप क्वेश्चन में यानी इसका ऑप्शन में आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर एक जीरो आप बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए, अब कहिएगा सर हो सकता है आप भी गलत बताए होंगे, ऐसे भी तो हो सकता है ना, हम भी गलत हो। तो देखिए मैथ है भाई, मैथ को हम प्रूव कर सकते हैं, मैथ है तो मैथ गलत है इसका आंसर या सही है उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए कैसे चेक करेंगे, आपको हम क्या बताया अभी कि टोटल स्टूडेंट कितना होगा 1100 होगा, कितना होगा 1100 होगा, ठीक, ये बता रहे हैं 1100 होगा। अब देखिए क्या कहा था कि 66 छात्र क्या हुआ है, अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया है, तो 66 छात्र फेल हुआ है, यानी कितना परसेंट फेल हुआ है, तो 6% फेल हुआ। अब क्या कीजिए, इस 1100 का 6% हम निकाल लेंगे तो हमको 66 आना चाहिए, 1100 का हम यदि 6% निकाल लेंगे तो आपको 66 आना चाहिए। तो देखिए आप क्या कीजिए, आप कीजिए तो 1100 का 6% निकालिए, 6 बट्टे क्या जगह 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 11 6 के 66, क्या आया 66। इसका मतलब क्या है, मेरा आंसर सही है, आपको हम चेक करके भी बता दिए, यानी आप यहाँ पर क्या कीजिएगा एक जीरो बढ़ा लीजिएगा, आपका हो जाएगा 1100, इसका आंसर होंगे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। थोड़ा मिस्टेक है, हो सकता है प्रिंट मिस्टेक होगा, हो सकता है आपका इसके प्रिंटिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन अब हम 106 बनाते हैं। क्वेश्चन आपका है, यदि 10 पुस्तकें का क्रय मूल्य 5 पुस्तकें के विक्रय मूल्य के बराबर है तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बना चुके हैं, इतना सेट बनाए हैं, अभी देखिए आप प्लेटफॉर्म का 25 सेट बनाए हैं, तो इसमें आपका ऐसा क्वेश्चन कितना बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन पहले हम बना चुके हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए क्या कर रहा है, 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये समझिए आप कि आप 10 पुस्तक क्या कहते हैं, खरीदे थे, ठीक, खरीदे थे, और उसको जब बेचे ना आप तो 8 पुस्तक बेचे कि आपका यानी 10 पुस्तक जो खरीदे थे जितना रुपया में, उतना रुपया आपको 8 पुस्तक बेचने में प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि 2 पुस्तक जो मिला है आपको किसमें, यानी 2 पुस्तक का ही दाम के बराबर क्या हुआ, आपको लाभ हुआ है, 2 पुस्तक के बराबर ही आपको क्या हुआ, लाभ हुआ है, क्योंकि आपका 8 पुस्तक का दाम तो निकल गया किसमें, आपका यानी क्रय मूल्य निकालने में आपका 8 पुस्तक को बेच दिए तो आपका क्रय मूल्य के बराबर आया, यानी जितना आप पैसा इन्वेस्ट किए थे उसके बराबर आया। इसका मतलब है 2 जो पेन आपका पुस्तक बच गया उसी का जो रेट होगा वही आपका क्या होगा, लाभ मिला होगा। तो यानी आप क्या करेंगे, तो ये आपका क्या है, ये आपका इतना लाभ मिला है, इतना आपका क्या क्रय मूल्य के बराबर है, तो 2/8 कर दीजिए और गुने आप 100 कर दीजिए, आपका जगह 2 चौके 8, 25 चौके 100, इन आपका जगह 25%।
आपका 25% लाभ होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका जब भी आएगा तो आप आराम से उसे बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कहना यदि 15 दिनों के लिए 6 पुरुषों की मजदूरी 2400 रुपया है तो 11 दिनों के लिए 9 पुरुषों की मजदूरी ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 15 दिन और आपका 6 पुरुष काज करता है, कितना रुपया मिलता है, 15 गुने 6 बट्टे हो जाएगा आपका 2400, ठीक, बराबर आपका हो जाएगा करा क्या, 11 दिनों के लिए 9 पुरुष काम करते हैं, बट्टा आपका x मान लीजिए, यानी उसका x मजदूरी मिलता होगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक, और क्या आप कीजिए, आप कीजिए क्या, 5 तिया 15, 5 8 40, ये आपका 80 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से कीजिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये होगा आपका हो जाएगा क्या, यहाँ से आपका आ जाएगा 11 तिया 33 गुने 80, आपका यहाँ से x माना जाएगा, 11 तिया 33 गुने 80 आ जाएंगे। आप क्या कीजिए, 33 को 8 से गुना कीजिए, आपका आएगा 0 8 3 24 हासिल 2, 4 आएगा हासिल 2, और आपका 8 3 24, 24 2 26, आपका आ गया 2640 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन आपका 108 है। क्वेश्चन है कि यदि किसी साधारण ब्याज पर रखी गई धनराशि 25 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। अब देखिए कुछ भी मान सकते हैं। अब मान लेते हैं कि इसका पहले 100 रुपया ही था और कह रहा है कि 25 वर्ष में वह स्वयं की दुगुनी हो जाती है, यानी कितना हो जाता है, 25 वर्ष में 200 रुपया हो जाते हैं। इसका मतलब है कि 100 रुपया उसको क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा। भाई 100 रुपया उसको ब्याज मिला होगा, तब तो 100 रुपया आपका 200 रुपया हो गया। यानी आप क्या कीजिएगा, साधारण ब्याज पर लगाइए क्या, यानी ब्याज बराबर मूलधन गुने, तो मूलधन 100 माने थे, मूलधन गुने समय, समय आपका 25 है, गुने दर यानी आर बट्टे आपका हो जाएगा 100। इस 100 से 100 कट जाएगा, 2500 का 100 हो जाएंगे। यहाँ से आपका आर का वैल्यू क्या आ गया, 4% आ गया। क्या आ गया, 4% आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जैसे अभी हम क्या किए, 100 रुपया क्या माने, मूलधन माने। आप कुछ भी मान सकते हैं, 500 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। चाहे आप x मान लीजिए, फिर भी आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 109 है। क्वेश्चन आपका 109 है, कहा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है और उसका लघुत्तम समावर्तक 686 है। कहा यदि एक संख्या 66 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप पढ़े होंगे ना कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ये तो आप पढ़े होंगे। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, इसी का यूज करना है आपका। देखिए ना, एचसीएफ दिया हुआ है आपका, एलसीएम भी आपको दिया हुआ है, और पहली संख्या यानी ये आप दिया हुआ है, तो क्या बी का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, ठीक, आसानी से आपको निकल जाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हम बी का मान कैसे निकालेंगे, तो करेंगे क्या, एचसीएफ गुने एलसीएम बटे ए हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में फिर मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में फिर आपका मिस्टेक है। कहाँ मिस्टेक है आपको बता रहे हैं। ये जो आपका दिया है, इसका जो आपका दिया है एलसीएम, यानी ये 686 नहीं है, इसका यूज किया है, इसके क्वेश्चन में यूज किया वो 696 यूज किया है। हम 686 लेकर बना रहे थे, लेकिन इसका आंसर नहीं आ रहा था। तो अब जब हम देखें इसका सोल्यूशन, तो इसमें क्या किया, तो 686 की जगह वो 696 को यूज किया है। अब बताइए, इस तरह का क्वेश्चन देगा तो क्या आपका आंसर कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतना मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यानी आपका यहाँ क्या करना है, आपको 686 यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है आपको, 696 यूज करना है, तब आपका आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ भी आप क्या कीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा, यानी 686 की जगह 696 कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात चलिए बनाते हैं, यानी बी बराबर क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ, एचसीएफ कितना 11 गुने एलसीएम 696 लेंगे, ठीक, बट्टी आपका हो जाएगा पहली संख्या यानी 66। अब देखिए आपका बन जाएगा, ठीक। अब क्या कीजिए, 11 से काटिए, 11 छः 66, 6 से काटिए, 6 का 6, फिर 6 का 6 छता के 36, क्या आएगा 116 आएगा। क्या आएगा आपका 116 आएगा, यानी आपका बी का मान कितना आएगा, तो 116 आएगा। अब देखिए, अब आपका ऑप्शन नहीं भी है, नहीं है,
ऑप्शन भी आपका नहीं है, यहाँ भी आपका मिस्टेक है, 166 नहीं होगा आपका, यहाँ 116 होगा। क्या होगा? 116 होगा। इसमें आप 2 जगह करेक्शन करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ? आप एक जगह यहाँ कीजिएगा, यहाँ आप लिखिए कितना 696 लिखिए, और एक जगह आप ऑप्शन सी में इसको करेक्शन कीजिएगा 116 कीजिएगा। ठीक है, 2 जगह आपको चेंज करना है। इस क्वेश्चन में आपका 2 जगह चेंज करना है, इसको आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन आपका है कि यदि 9 विद्यार्थियों का औसत 25 अंक है और 6 विद्यार्थियों का औसत 80 अंक है, तो कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे, अब देखिए आपका 9 का औसत कितना है? 25 है, तब का जगह 9 गुने 25 या 25 गुने 9 प्लस 6 गुने 80 बटे जगह आपका 9 6 15। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 25 90 क्या होगा आपका? 25 90 हो जाएगा 225, 225 प्लस आपका हो जाएगा 480, 480 बटे 15। इसे आप ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 705 बटे क्या कीजिएगा? 15 कीजिएगा। अब क्या कीजिए, उसे काटिए, 5 से काटिए, 5 या 15, 5 से 5 एकन 5, 5 चौक 20, 5 एकन 5, 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 47 आ जाएगा। क्या आएगा आपका? 47 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 है। अब देखिए 111 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आपको कोई दिमाग ही नहीं लगेगा। अब देखिए ना, कुछ कीजिए ना, कोई दिमाग आपको नहीं लगेगा, कुछ भी कीजिए आपको दिमाग नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया गया, इसको क्या किया, पहले इसको अल्फ़ाबेटिकली जो आपका जो सीरियल होते हैं उसके अनुसार क्या किया, पहले अरेंज किया है। ठीक है, सीरियली वाइज उसको अरेंज किया। देखिए इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा आपका एफ हो जाएंगे, यानी अल्फ़ाबेटिकली जो इसका क्रम होंगे ऐसे सजा लेना। ठीक, ई होगा, इसके बाद आपका एफ हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद क्या होगा आपका, तो इसके बाद एफ़ के बाद इन देखिए एफ़ के बाद क्या होगा, टी यू पी ओ पी क्यू आर ओ हो जाएंगे, फिर आपका क्या होगा पी हो जाएंगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू, ओ पी, इसके बाद क्या होगा आपका एस टी यू, एस होंगे, फिर आपका क्या होगा यू हो जाएंगे। ठीक, इसको ऐसे अरेंज कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका ई के बाद आपको क्या करना है, 4 आगे चलना है। ई के बाद देखिए एफ जी एच आई, यानी 4 के बाद आपको क्या आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ क्या कीजिए, 4 माइनस कीजिए, 4 आपको पीछे जाना है, 4 पीछे आप जाइएगा तो आपको क्या आएगा, आपको बी आ जाएंगे। यानी इसी तरह से क्या हुआ है आप समझिए। इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जब अरेंज कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, इसको अरेंज कीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या आएगा, डी आएगा। ठीक, डी के बाद आपको क्या आएगा, ई आएगा, डी के बाद ई आएगा, उसके बाद आपको आई आएंगे, आई के बाद आपका ओ आ जाएंगे, इसके बाद एस आएंगे, फिर टी आएंगे, फिर आपका यू आ जाएंगे। अब क्या करना है, डी के बाद आप क्या कीजिए, 4 + 4 आगे चलिए, डी के बाद 4 आगे चलिए, तो डी के बाद ई एफ जी एच हो जाएंगे, 4 आगे जाइएगा तो एच आ जाएंगे। आप क्या कीजिए, ई के बाद 4 पीछे चलिए, 4 आप पीछे चलिएगा तो आपको क्या आएगा, आपको ई आ जाएंगे। ठीक, 4 पीछे चलिएगा तो ई आ जाएंगे। फिर आप क्या करना है, आई के बाद आपको 4 आगे चलना है। ठीक, आई के बाद आपको 4 आगे चलना है, तो आई के बाद जे के एल एम क्या आएगा, आपका एम आ जाएंगे, यानी आपका एच ए एम शुरू में आएगा। आप देख सकते हैं आपका, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 112 है। 112 में देखिए क्या किया है, करा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये संख्या हमें निकालना है। क्या कीजिए, इसमें अंतर किए तो 6 में से 2 का माइनस किए तो 4 आएगा, यहाँ आप माइनस कीजिए तो 4 आएगा, यहाँ किए तो 7 आएगा, यहाँ कीजिए तो आपका क्या आएगा, 7 के बाद यहाँ 35 आएगा अंतर। ठीक, यहाँ फिर आप कीजिए माइनस तो आपको आ जाएगा 42 आ जाएंगे, फिर कीजिए माइनस नहीं, यहाँ देखिए 4 में क्या किया, 1 से गुना किया तो 4 एकन 4 आ गया। अब इस 4 में से क्या किया, 3 को ऐड किया, ध्यान दीजिए 3 को ऐड किया, फिर क्या किया, इस 7 में क्या किया, 5 से गुना किया। ऐसे देखिए कैसे है, यानी पहले 1 को गुना किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 गुना किया, आगे फिर क्या होगा, 7 ऐड होगा। ठीक, फिर आगे क्या होगा, तो 7 दूनी 9 यानी 9 गुना होगा। इसी तरह चलते आ रहा है, यानी इसमें क्या करेंगे हम, 42 में 9 से गुना करेंगे, 42 में हम 9 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना,
378 आ जाएगा, ठीक, 378 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, 94 में 378 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब आपका अगला संख्या आएगा। यानी 94 में हम क्या करेंगे, 378 को ऐड करेंगे, तभी आपका अगली संख्या आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए तो आपको आ जाएगा कितना, 472 आ जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आ जाएंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है। इसमें देखिए आपको क्या किया है, ये भी आपका क्वेश्चन शानदार है। इसमें देखिए क्या किया हुआ है, क्वेश्चन ये भी मस्त है। देखिए आपका यहाँ क्या है, जी है, ठीक है। जी के बाद यहाँ क्या आपका डी है। तो जी से आप क्या कीजिए, 3 माइनस जाइए, 3 पीछे जाइए, इधर से 3 आगे जाइए। डी के बाद ई एफ जी, तो या इधर से आप 3 पीछे जाइए या इधर से 3 आगे जाइए, बात एक ही है, ठीक है। तो 3 आप पीछे जाइएगा तो आपको डी आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए डी का ये जो डब्लू है, ये क्या आपका विपरीत है, यानी डी का ये आपका विपरीत आता है, क्या डब्लू आते हैं। अब देखिए कैसे क्या हुआ, विपरीत यहाँ लिख दिया है, फिर क्या किया आपका, तो डब्लू में से क्या किया, 3 माइनस किया है तो आपका टी आ गया, ठीक है, टी आ गया। और टी का फिर विपरीत होता है क्या आपका, जी होता है, क्या होता है, टी का विपरीत जी होता है। अब फिर क्या करेगा, तो जी में से क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो आपका अगला लेटर आ जाएंगे। तो जी में आप क्या कीजिए, 3 माइनस कीजिए, जी से आप जब 3 माइनस जाइएगा पीछे तो आपको क्या आएगा, डी आ जाएंगे, क्या आएगा आपका, डी आ जाएंगे। देखिए हम क्या किए, सिर्फ फर्स्ट वाला लेटर देख लिया हमको क्या आएगा, तो हमको पता चल गया कि फर्स्ट वाला लेटर आपका क्या आएगा, डी आएगा। हम इससे भी बना सकते हैं, आप देख लीजिए आपका केवल ऑप्शन 1 में है, यानी ए में है, जो आपका क्या है, शुरू में डी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम बनाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको बनाना। यदि आपका फर्स्ट से ही इसका आंसर आ गया तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है। इसमें देखिए क्या किया, ये 16 आपका है, ये 16 है। इसमें क्या किया, इस 16 में आपको इस यानी 1 से और 4 से क्या किया, गुना कर दिया। इसको यानी ये जो 14 है ना, इसमें एक अलग कर दिया, 4 को अलग कर दिया और इसको गुना कर दिया है। देखिए 16 चौका क्या है आपका, 64 आ गया, ठीक। इसी तरह यहाँ भी क्या, देखिए ना, यहाँ भी आप क्या किया, देखिए 20 में क्या कीजिएगा, 1 से गुना कीजिए और 8 से गुना कीजिए, ये दोनों डिजिट से, तो आपका क्या आएगा, 8 दूनी 16, यानी 160 है आपका, 160 यहाँ। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ भी करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ कुछ संख्या नहीं है तो मान लेते हैं एक्स आएगा, ठीक, क्या आएगा, एक्स। एक्स में क्या करेंगे, इस यानी 1 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आएगा, 175 आ जाएंगे। यहाँ से आपका एक्स मान क्या आएगा, 175/7 आ जाएगा, यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, यानी आपका एक्स मान 25 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, क्या आएगा, 25 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन आपका 115 है। क्वेश्चन 115 देखिए है, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन आपका है, कह रहा है 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब आरजू का स्थान दाहिनी ओर 3 स्थान परिवर्तित किया गया, दाहिनी ओर, देखिए एक सेकंड देखिए, ये आपका इसमें 15 क्या है, 15 बच्चा है। अब कह मान लीजिए आरजू कहीं भी है, यहीं आप मान लीजिए आरजू है, तो यहाँ से कह आपका 3 स्थान दाहिनी ओर जाते हैं, 1 2 3 स्थान दाहिना जाते हैं। तो स्थान परिवर्तित किया गया, तो दाहिनी छोर से 8वें स्थान पर आ गया, यानी इधर से आपका क्या गया, तो 8वें स्थान पर आ गया। इसका मतलब है ये शुरू में इधर से कौन स्थान पर था, तो 5वां स्थान पर था, तब तो 3 स्थान घस का तो ये 8वें पे चला गया। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन करा कि पहले पंक्ति के बाएं सिरे से कौन सा स्थान पर था, ये था आपका 5वां स्थान पर था। कितना स्थान था, 5वां स्थान पर था, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 116 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार रेखा वर्ग से संबंधित है, क्योंकि देखिए रेखा से ही क्या बनते हैं, वर्ग बनते हैं, 4 को रेखा कीजिए वर्ग बन जाएगा, ठीक। तो जिस प्रकार रेखा का संबंध वर्ग से है, उसी प्रकार चाप का संबंध किससे है। आप देखिए चाप से खींचिए तो चाप से आपका वृत्त बन जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 है। अब देखिए 117 में क्या करना है, 16 यहाँ आपका 16 है, सी यानी किसका है, देखिए आपको लिखा है सी प्लस को, सी किससे, तो प्लस को डोनेट करता है, यहाँ प्लस लिखेंगे 24। फिर आपका ई है, तो ई भाग को डोनेट करता है, यहाँ भाग को लिख दीजिए, ठीक है, 8 आ जाएगा।
फिर आपका ए है, ए किसको करता है, ए माइनस को करता है, तो यहाँ आप क्या कीजिए माइनस कर दिए 6। फिर आपका क्या ई है, ई मतलब भाग, ठीक, तो यहाँ भाग हो जाएगा आपका 2 हो जाएंगे। फिर यहाँ डी है, डी का मतलब क्या है, तो आपका गुना है, तो यहाँ 2 यहाँ जगह नहीं है, तो 2 गुने क्या जगह आपका 3 हो जाएंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, तो 8 3 24 और 2 3 6, तो यहाँ पर 3 3 9, ध्यान दीजिए ये 3 और ये 3, 3 3 9 हो गया, और आपका ये 16 और 3 19 हो गया, यानी आपका बच जाएगा क्या 19 माइनस 9 बच जाएंगे, यानी आपका 10 आ जाएंगे। ऐसे भी आपका ये सिंपल क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसके प्रयोग से हम कौन सा नहीं बना सकते हैं, कौन सा आपका इसमें जो आपका शब्द है वो हम इससे नहीं बना सकते हैं। तो अब देखिए आपका जो ऑप्शन सी है, सी में देखिए क्या है, इसमें देखिए आपका टी, 2 टी का यूज किया, देखिए 2 टी का यूज किया है, जबकि आपका इस लेटर में केवल आपका यानी इस शब्द में आपका केवल एक ही टी है, क्या है आपका एक ही टी है, तो हम इसे नहीं बना सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजू दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। देखिए दक्षिण दिशा में, ये आपका दक्षिण है, दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, कह रहा फिर दाएं ओर मुड़ता है, दाएं यानी इसका दाएं इधर जाएगा, ठीक है, दाएं वो 30 मीटर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, ठीक। फिर वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं मतलब इधर, बाईं मुड़कर 20 मीटर चलता है, और पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर बाईं मुड़कर कितना जाता है, तो 30 मीटर जाते हैं, ठीक। तो अब कह रहा है वो यानी शुरुआती बिंदु से राजेश अब कितने दूरी पर है। तो देखिए ये तो आपका 30 था और ये इसके बीच में दूरी कितना है 20 है, तो 30 से 20 50, कितनी दूरी पर है, तो 50 दूरी पर है, यानी 50 मीटर दूरी पर है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन आपका 120 है। देखिए अब देखिए कहने के लिए क्वेश्चन आपका आसान है, क्यों आसान है, तो इसको सिर्फ तो आपको सोल्व करना है ना, आप समझिएगा आसान है। आप क्या करेंगे, आप इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया आपको ना स्मार्ट वर्क करने के लिए दिया है, जो मान लीजिए सब गुना करने लग जाए और उसके अनुसार वो सोल्व करेगा ना, तो उसको पक्का 10 मिनट में भी सोल्व नहीं होगा, 10 मिनट में भी सोल्व नहीं होगा। अब कहाँ से इतना बड़ा गुना करेंगे, अब पॉइंट पर गुना है, कहीं मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर नहीं मिलेंगे। देखिए इसलिए नहीं दिया है कि उसको आप क्या कीजिए स्क्वायर करके इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको दिया आपको स्मार्ट वर्क करके बनाने के लिए। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें हम ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन बन भी जाएगा। अब देखिए कुछ आपको इसमें दिख रहा है, ऊपर में कुछ दिखता होगा क्या, यहाँ देखिए कि 5.32 है, यहाँ भी गुना में 5.32 है, यानी इस ऊपर में से हम 5.32 क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 56 बचेंगे, यहाँ पर आपका क्या बचेगा 54 बचेंगे, ठीक। अब देखिए एक काम तो कर लिए, अब यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आपको पता ही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो 7.66 प्लस बी की जगह क्या है 2.34 है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप सीधे कीजिए ना, इसमें से इसको माइनस कीजिए, आप माइनस कीजिएगा तो आपको यही आएगा, कितना आएगा 5.32 ही आएगा, ठीक है। आप माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक। ये तो ये आपका कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, और इस दोनों को ऐड कीजिए तो 6 4 10 5 5 10 यानी 110 हो गया, और इस दोनों को क्या कीजिए ऐड कीजिए तो आपका आ जाएगा ऊपर में 110 आ जाएंगे, और इस दोनों को ऐड कीजिए तो आपका 6 4 10 6 3 9 1 10 पॉइंट आ जाएगा, 7 2 9 1 10, इन आपका क्या आ गया, यानी यहाँ पर 3 आ गया बट्टे में, इन आपका आ गया 110/10 आ गया। देखिए आपका क्या आ गया 11 आ गया। अब देखिए ज़्यादा हम गुना भी नहीं किए लेकिन क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिए, इन आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ऐसे नहीं कि इसको स्क्वायर करने लगे और इसको तोड़ने लगे, ऐसे में आपको सोल्व नहीं होगा, पक्का आप कहीं ना कहीं फंस जाइएगा, क्योंकि गुना लंबा है, ठीक है, पॉइंट पे गुना है, कहीं मिस्टेक हो गया तो आपको चले जाएंगे। इसीलिए आप क्या कीजिए क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाइए, भाई कैलकुलेटिव भी है तो उसको सोचिए थोड़ा कि हम इसका क्या ट्रिकी से बना सकते हैं, थोड़ा शॉर्टली बना सकते हैं तो बना सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। लॉन्ग मेथड से बनाने के लिए क्वेश्चन नहीं दिया रहता है।
तो ये था आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यानी हम आज आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 1 स्टार्ट किए थे। आज से आपका डेली सुबह 7 बजे, ध्यान दीजिए, सुबह 7 बजे आपको यानी एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो आप आज से हम आपको रेगुलर कराएंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक हम आपके साथ हैं। यानी प्रत्येक दिन आपको हम प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, चाहे किसी पब्लिकेशन का हो। तो देखिए अभी आपका एडिटोरिया अब हम शुरू कर दिए हैं, तो आपको सभी दिन यानी आपको सुबह हम 7 बजे एडिटोरिया का ही प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। यदि हम अदर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उसका टाइमिंग अलग रहेगा, लेकिन इस टाइम में आपका एडिटोरिया का ही प्रैक्टिस सेट होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।